हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में पेपर सेकंड में यूनिट फोर्थ ब्रिटिश फिक्शन में समरी द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, जो कि लिखा है थॉमस हार्डी ने। तो शुरू करते हैं। थॉमस हार्डी द मेयर ऑफ कास्टब्रिज इज a novel that explores the complexity of human nature, particularly guilt and redemption, against the backdrop of the rural town of Casterbridge in the 19th century English countryside। यानी थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टब्रिज एक उपन्यास है जो 19वीं सदी के अंग्रेजी देहात के ग्रामीण शहर कैस्टब्रिज की पृष्ठभूमि में मानव स्वभाव की जटिलताओं, विशेष रूप से अपराध और मुक्ति की पड़ताल करता है। First published in 1886, the novel weaves a tale of love, betrayal, ambition, and tragedy, offering a portrayal of the human condition through the life of Michael Henchard, the titular character। यानी पहली बार 1886 में प्रकाशित यह उपन्यास प्यार, विश्वासघात, महत्वाकांक्षा और त्रासदी की एक कहानी बुनता है जो मुख्य पात्र माइकल हेंचार्ड के जीवन के माध्यम से मानवीय स्थिति का चित्रण पेश करता है। तो शुरू करते हैं आगे। द नोवेल बिगिंस विद अ यंग इम्पल्सिव माइकल हेंचार्ड, a head treasure, arriving at a village fair with his wife Susan and their infant daughter Elizabeth Jane। यानी उपन्यास की शुरुआत एक युवा आवेगी माइकल हेंजार्ड एक हेड ट्रेजर यानी घास के बोरे वाला से होती है, जो अपनी पत्नी सुशैन और उनकी नवजात बेटी एलिजाबेथ जेन के साथ एक गांव के मेले में पहुंचता है। आफ्टर इंडल्जिंग इन टू much alcohol, Henchard makes the rash decision to auction off his wife and child to the highest bidder। यानी बहुत अधिक शराब पीने के बाद हैंचर्ड अपनी पत्नी और बच्चे को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम करने का जल्दबाजी में फैसला लेता है, निर्णय लेता है। आगे पढ़ेंगे। A sailor named Richard Newson offers 5 guineas and Susan accepts reluctantly, leaving with him। यानी रिचर्ड न्यूशन नाम का एक नाविक 5 गिनी की पेशकश करता है और सुसैन उसे अस्वीकार कर लेती है, अनिच्छा से उसके साथ चली जाती है। Regretful and ashamed of his actions, Hencher vows to abstain from alcohol for the next 21 years and sets out to create a new life for himself। यानी अपने कार्यों पर पछतावा और शर्मिंदगी महसूस करते हुए हैंचर्ड ने अगले 21 वर्षों तक शराब से दूर रहने की कसम खाई और अपने लिए एक नया जीवन बनाने के लिए निकल पड़ा। आगे पढ़ेंगे। Years later, Henchard has become a prosperous grain merchant and the respected mayor of Casterbridge। यानी वर्षों बाद हैंचर्ड एक समृद्ध अनाज का व्यापारी और कैस्टब्रिज नाम के जगह का एक सम्मानित मेयर बन गए हैं। He has redeemed himself in the eyes of the town, yet he is haunted by his past action। यानी उसने शहर की नजरों में खुद को बचा लिया है, छुपा के रखा है, फिर भी वह अपने पिछले कार्यों से परेशान है। आगे पढ़ेंगे। Unbeknownst to him, Susan has been widowed and she returns to Casterbridge with her daughter, now a young woman, in search of her strange husband। यानी उसे पता नहीं था कि सुजैन विधवा हो गई है और वह अपने अलग हुए पति की तलाश में अपनी बेटी, जो अब एक युवा महिला है, के साथ कैस्टरब्रिज लौट आती है। एलिजाबेथ जेन अब बड़ी हो गई है। Upon reuniting, Henchard is overjoyed and quickly sets out to make amends, concealing their previous relationship from the town। यानी पुनर्मिलन पर हैंचर्ड बहुत खुश होता है और जल्दी से शहर से अपने पिछले रिश्ते को छुपाते हुए सुधार करने के लिए निकल पड़ता है। आगे पढ़ेंगे। He suggests that Susan and Elizabeth Jane stay in Casterbridge as mother and daughter, and he will court Susan to preserve appearances।
यानी उनका सुझाव है कि सुजैन और एलिजाबेथ जेन कैस्टर ब्रिज में माँ और बेटे के रूप में रहें और दिखावे को बनाए रखने के लिए सुजैन से अनुरोध करेंगे। आगे पढ़ेंगे। एज हैंचर्ड बूज सुसैन ही आल्सो टेक्स एन इंटरेस्ट इन एलिजाबेथ जेन होपिंग टू मेक अप फॉर हिज पास्ट रॉन्ग्स। यानी जैसे ही हैंचर्ड सुसान को लुभाता है वह एलिजाबेथ जेन में भी रुचि लेने लगता है अपनी पिछली गलती को सुधारने की उम्मीद में। हाउएवर हैंचर्ड्स लाइफ यानी हालांकि हैंचर्ड का जीवन इज नॉट विदाउट इट्स कॉम्प्लिकेशन जटिलताओं से रहित नहीं है। ही हायर्स डोनाल्ड फारफ्री अ यंग टैलेंटेड स्कॉटिश मैन एज हिज बिजनेस मैनेजर एंड द टू बिकम क्लोज फ्रेंड्स। यानी वह एक युवा प्रतिभाशाली स्कॉटिश व्यक्ति डोनाल्ड फॉरफ्रे को अपने व्यवसाय प्रबंधक के रूप में नियुक्त करता है और दोनों करीबी दोस्त बन जाते हैं। यानी नए स्कॉटिश मैन को एक मैनेजर बना देता है। आगे पढ़ेंगे। Farfree's innovative ideas and charming personality win the admiration of the townspeople, and he gains influence in the town, eventually becoming Henchard's rival. यानी फारफ्रे के नवीन विचारों और आकर्षक व्यक्तित्व ने शहरवासियों की प्रशंसा जीत ली है, उनका भला बन गया है और उसने शहर में प्रभाव हासिल कर लिया है। अंततः वह हैंचार्ड का प्रतिद्वंदी बन जाता है। राइवल यानी प्रतिद्वंदी। While Susan and Henchard are reconciled, she falls ill and dies shortly after. यानी जबकि सुजन और हेंचर्ड में सुलह हो जाती है वे बीमार पड़ जाती है सुसन और कुछ ही समय बाद मर जाती है। Before her death, she leaves a letter for Henchard revealing that Elizabeth Jane is not his biological daughter, but the daughter of Richard Newson. यानी अपनी मृत्यु से पहले वह हैंचार्ड के लिए एक पत्र छोड़ती है जिसमें खुलासा होता है कि एलिजाबेथ जेन उसकी जैविक बेटी यानी उससे पैदा नहीं है बल्कि रिचर्ड न्यूशन की बेटी है। आगे पढ़ेंगे। शॉक्ड एंड हर्ट बाय दिस रिवेलेशन Henchard grows distant from Elizabeth Jane, exacerbating the loneliness he already feels due to Farfree increasing popularity. यानी इस रहस्योद्घाटन से यानी नई बात पता लगने से हैरान और आहत होकर हैंचर्ड एलिजाबेथ जेन से दूर हो जाता है जिससे फारफ्री की बढ़ती लोकप्रियता के कारण वह पहले से ही अकेलेपन को महसूस हो रहा था उसे और अधिक बढ़ा देता है इस चीज को। As Henchard's fortune begin to decline, Farfree's star continues to rise. यानी जैसे जैसे हैंचार्ड की किस्मत गिरने लगी फारफ्रे का सितारा लगातार बढ़ गया यानी उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई और इसकी हैंचार्ड की प्रसिद्धि यहाँ पे घटने लगी। यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया है? मानवीकरण का, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है किसी या और मेटाफर का भी कह सकते हैं। He leaves Henchard's employ and starts his own successful business, eventually marrying Elizabeth Jane. यानी वह हैंचार्ड की नौकरी छोड़ देता है और अपना सफल व्यवसाय शुरू करता है। अंततः एलिजाबेथ जेन से शादी करता है। तो यहाँ उसने किसने शादी कर ली है? फारफ्री ने। With Farfree's ascension, Henchard's jealousy grows, leading to a public confrontation between the two men. यानी फारफ्री के उत्थान के साथ हैंचर्ड की ईर्ष्या बढ़ती है जिससे दो व्यक्तियों के बीच सार्वजनिक टकराव होता है। आगे पढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट हैंचर्ड लूजेस हिज पोजीशन एज अ मेयर एंड बिकम इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड। यानी वो कह रहे हैं परिणाम स्वरूप हैंचर्ड मेयर के रूप से अपना पद खो देता है और तेजी से अलग थलग हो जाता है। Henchard's life takes another turn for his worse when he inadvertently reveals his dark secret to the town. यानी हैंचर्ड के जीवन में एक और बदतर मोड़ आ जाता है जब वह अनजाने में शहर को अपना काला रहस्य बता देता है कि उसने अपनी पत्नी को ऐसे बेच दिया था, मेले में उसने बहुत शराब पी ली थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। He had entrusted Susan's letter to the town clerk Job for safekeeping, but in a moment of spite, Job reads the letter aloud at a public gathering, exposing Henchard's past.
यानी उन्होंने सुजैन के पत्र को सुरक्षित रखने के लिए शहर के क्लर्क जो जोप नाम होता है उसका को सौंपा था। लेकिन देश के क्षण में जोप ने एक सार्वजनिक सभा में पत्र को जोर से पढ़ा, जिससे हैंचर्ड के अतीत पर पर्दाफाश हो गया। यानी सबको बात पता लग गई कि हैंचर्ड के साथ भूतकाल में क्या क्या हुआ। This revelation leads to his complete downfall as he loses his business, social standing, and the love and respect of those around him. यानी यह बात से उसके पूर्ण पतन की ओर ले जाती है यह बात, क्योंकि वह अपना व्यवसाय, सामाजिक प्रतिष्ठा और अपने आसपास के लोगों का प्यार और सम्मान खो देता है। Meanwhile, Richard Newson reappears, having survived a shipwreck and discovered that Susan had died. यानी अब यहाँ पे देखो कितनी बड़ी आयरनी है। इस बीच जहाज डूबने से बचकर रिचर्ड न्यूसन फिर से प्रकट होता है और उसे पता चलता है कि सुजैन की मृत्यु हो गई है। He seeks out Elizabeth Jane, hoping to reconnect with his daughter. और वह अपनी बेटी से दोबारा जुड़ने की उम्मीद में एलिजाबेथ जेन की तलाश करता है। वह लौट भी आया है, वहां से तलाश भी करेगा। Henchard's fearing he will lose the last remaining person to care about lies to Newson, telling him that Elizabeth Jane has died. यानी हैंचर्ड इस डर से कि वह उसे बचे हुए अंतिम व्यक्ति को भी खो देगा जिसकी वह परवाह करता है, न्यूसन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि एलिजाबेथ जेन की मृत्यु हो गई है। ये बात कौन बताता है न्यूसन को? हैंचर्ड, कि कहीं वो उसे अपने साथ ना ले जाए या वो अकेला ना पड़ जाए अगर वो एलिजाबेथ जेन न्यूसन के साथ चली गई थे। However, when Newson learns the truth, he reunites with his daughter and her husband for free. यानी हालांकि जब न्यूसन को सच्चाई का पता चलता है तो वह अपनी बेटी और उसके पति फारफ्री के साथ फिर से जुड़ जाता है। एलिजाबेथ जेन, torn between the two father figures in her life, struggle with her conflicting feeling, but ultimately chooses to remain loyal to Farfree and Newson. यानी एलिजाबेथ जेन अपने जीवन में दो पिता तुल्यों के बीच उलझी हुई है, अपने परस्पर विरोधी भावनाओं से संघर्ष करती है, लेकिन अंततः अंत में फारफ्री और न्यूसन के प्रति वफादार रहना चुनती है या समझती है। As Hencher's life spirals further into ruin, he loses everything he once held dear, including his business, his position, and the people he cared for most. यानी जैसे जैसे हैंचर्ड का जीवन बर्बादी की ओर बढ़ता जाता है, वह सब कुछ खो देता है और उसे कभी प्रिय था जिसमें उसका व्यवसाय, उसकी स्थिति और वे लोग भी शामिल थे जिनकी वह सबसे अधिक परवाह करता था। आगे पढ़ेंगे। He leaves Casterbridge a broken man, attempting to find a work as a laborer in the surrounding countryside. यानी वह कास्टब्रिज को एक टूटे हुए आदमी के रूप में छोड़ देता है जो आसपास के ग्रामीण इलाकों में एक मजदूर के रूप में काम खोजने का प्रयास करता है। He keeps a close watch on Elizabeth Jane from a distance, unable to let go of the love he has for her. यानी वह दूर से एलिजाबेथ जेन पर कड़ी नजर रखता है, उसके प्रति अपने प्यार को जाने नहीं दे पाता। आगे पढ़ेंगे। The novel reaches its climax when Henchard, lonely and destitute, decides to return to Casterbridge in hopes of seeking forgiveness from Elizabeth Jane. यानी उपन्यास अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है जब हैंचर्ड अकेला और निराश्रित एलिजाबेथ जेन से माफी मांगने की उम्मीद में कैस्टरविच लौटने का फैसला करता है। Upon his arrival, he learns that Farfree and Elizabeth Jane are hosting a celebration in honor of their wedding anniversary. यानी अपने आगमन पर उसे पता चला कि फारफ्री और एलिजाबेथ जेन अपनी शादी की सालगिरह के सम्मान में एक उत्सव की मेजबानी कर रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। Henchard, devastated by this news, resigns himself to his fate and accepts his isolation. यानी इस समाचार से आहत हैंचर्ड ने खुद को अपने भाग्य के हवाले कर दिया और अपने अलगाव को स्वीकार कर लिया। In the final moments of the novel, Henchard falls ill and dies, leaving a letter for Elizabeth Jane expressing his sorrow and asking for her forgiveness. यानी उपन्यास के अंतिम क्षणों में हैंचर्ड बीमार पड़ जाता है और मर जाता है और एलिजाबेथ जेन के लिए एक पत्र छोड़कर अपना दुख व्यक्त करता है और उससे क्षमा मांगता है।
The letter also reveals his last wishes, which are to have no funeral, no mourners, and no trace of his existence. यानी पत्र में उनकी अंतिम इच्छाओं का भी पता चलता है, जिसमें कोई अंतिम संस्कार नहीं होना, कोई शोक मनाने वाला नहीं होना और उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं होना शामिल है। Elizabeth Jane, moved by the depth of her estranged father's suffering, decides to honor his last wishes, allowing Hencher to finally find peace in death. यानी एलिजाबेथ जेन अपने अलग हो चुके पिता की पीड़ा की गहराई से द्रवित होकर उनकी अंतिम इच्छाओं का सम्मान करने का निर्णय लेती है, जिससे हैंचर को अंततः मृत्यु में शांति मिल जाती है। आगे पढ़ेंगे। The Mayor of Casterbridge is a poignant examination of human nature, exploring themes of guilt, redemption, ambition, and the impact of past actions on one's present and future. यानी कास्टब्रिज के मेयर मानव स्वभाव की एक मार्मिक परीक्षा है। मेयर ऑफ कास्टब्रिज क्या है? मानवीय स्वभाव की एक क्या है? परीक्षा है, जो अपराध, महत्वाकांक्षा और किसी के वर्तमान और भविष्य में पिछले कार्यों के प्रभाव के विषयों की खोज करती है। आगे पढ़ेंगे। Through the tragic tale of Michael Henchard, Thomas Hardy illustrates the complexity of human relationships and the consequences of the choice we make. यानी माइकल हेंचर्ड की दुखद कहानी के माध्यम से जो इसके राइटर जो लेखक हैं थॉमस हार्डी ऑथर मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों के परिणामों को दर्शाते हैं कि हम क्या करते हैं, फिर आगे भविष्य में क्या हो सकता है। As a study of character and fate, the novel serves as a powerful reminder of the enduring influence of our action and the inescapable truth that our past can never be fully left behind. यानी चरित्र और भाग्य के अध्ययन के रूप में उपन्यास हमारे कार्यों के स्थायी प्रभाव और अपरिहार्य सत्य के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि हमारे अतीत को कभी भी पूरी तरह से पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कहीं ना कहीं हमारा अतीत हमारे सामने आ जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ी समरी ऑफ मेयर ऑफ कास्टब्रिज। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसको इसकी लिंक शेयर करें। धन्यवाद।